जा रहे हैं और क्या 2022 जो है वो इलेक्शन का साल होगा, इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, वो जो नज़र आ रहे हैं इंडिकेटर्स, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2022 जो है मुमकिन है, हो सकता है कि 2022 वो इलेक्शन का साल हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो रही हैं और ईवीएम मशीन का इतनी जल्दी बनना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नई हल्का बंदियाँ तेज़ी से करवाना, ये सारे वो काम हैं, ये वो सारे इशारे हैं जो इस जानब अब तवज्जो दिला रहे हैं कि शायद 2022 जो है वो इलेक्शन का साल हो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 का बजट पेश करने से पहले इलेक्शन की तरफ जाएगी, या 2022 का बजट एक तगड़ा और आवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा जिसमें जो नाराज़ वोटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ख्याल रखते हुए तरक्याती काम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। जावेद कौसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रमेश सिंह साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जावेद कौसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरा ख्याल है नाज़रीन जावेद कौसर साहब के साथ हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो रहा। रमेश सिंह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा रमेश साहब, ये फरमाइएगा, ये इलेक्शन जो हैं ये कबलस वक्त नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो कबलस वक्त होने जा रहे हैं, यानी 2022 जो है वो इलेक्शन का साल नज़र आ रहा है। क्योंकि जो इंडिकेटर हैं, मैंने अभी अर्ज़ किया है, अगर इनकी तरफ हम देखें, इन इशारों की तरफ देखें, तो ऐसा लग रहा है। आपके ख्याल में क्या ऐसा ये मुमकिन है कि 2022 में इलेक्शन जो है वो हो सकें? देखिए जी, इस वक्त इमरान खान साहब की डिलीवरेंस आपके सामने है, और हम तो बार बार ये मुतालबा भी कर रहे थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया, और ये हुकूमत जो है वो डिलीवर करने की पोजीशन में भी नहीं है। अब ये खुद सियासी शहीद अगर बनना चाहते हैं, और अगर ये चाहते हैं कि हम सियासी शहीद बन के दोबारा कौम के पास आए, तो इनकी चॉइस है। हम तो इनको टाइम देना चाह रहे हैं। हमने तो इनको नहीं कहा कि जी ये टाइम से पहले जाएं। ये पहले जो 3 साल में 3 मार ली है, ये बाकी 2 साल में भी 3 मार लें और ये करके बता दें। बट यस, जो इस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस तरीके से इनसे डिलीवरेंस नहीं है, और ये हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद, महीने बाद ये अपना कोई नया एक मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें लेके आ जाते हैं, नया मैनिफेस्टो बल्कि लेके आते हैं। अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। पहले था कि हम 3 महीने के अंदर तब्दीली आएगी, फिर इन्होंने कहा जी 6 महीने का टाइम दे दे, फिर साल का दे दें, फिर इनको कोविड मिल गया, और अभी आजकल इनके पास कोई बहाना नहीं है, तो अब आजकल एक नया ही इन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया। तो लेट्स सी, अब आवाम भी समझदार है, और आवाम भी आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होंगे, आवाम आएगी और आवाम देखेगी कि इमरान खान साहब जो कंटेनर में खड़े होकर बुलंदोबाग दावे करते रहे थे, और पेट्रोल की प्राइसेस को लेके, डॉलर को लेके, लेकिन जब ये आए हैं तो पेट्रोल हर 15 दिन बाद बढ़ाते रहे हैं। डॉलर इसमें 164-165 रुपए का है। हर आने वाले दिन के साथ दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। जो गरीब आवाम है, जिसको आटा चाहिए था वो आटा इन्होंने चोरी किया, जिसको चीनी चाहिए थी वो चीनी इन्होंने चोरी की, जिसको घी चाहिए था उस घी को ये 350 रुपए केजी ले गए। जो पेट्रोल था वो 120 रुपए लीटर चला गया। आप इसमें देखें ना, गरीब बंदे की तो कमर महंगाई ने तोड़ दी है। अब उस गरीब बंदे के पास माँ सिवाय बददुआएं देने के, माँ सिवाय रोने के और कुछ नहीं है। इन्होंने ये जो पिछले बजट में किया, और अब हर आने वाला दिन एक मिनी बजट लेके आता है, हर आने वाला दिन मिनी बजट लेके आता है। अच्छा रमेश साहब ये फरमाइएगा, अगर इलेक्शन कबलस वक्त होते हैं तो आपकी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या अपने इसी बयानिए के साथ सरवाइव कर पाएगी? क्या ये 2018 के इलेक्शन में जितनी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, विन की हैं, क्या ये इनको अपनी बर्तरी को बरकरार रख सकेंगे? इससे बढ़ेंगे, कम हो गए? आपके ख्याल में ये कैसा 2023 का इलेक्शन या 2022 में अगर कबलस वक्त जो होता है, तो क्या देख रहे हैं आप? आपकी पार्टी किस जगह पे खड़ी है? देखिए, हमारी पार्टी का बयानिया क्या है? क्या हमारी पार्टी का बयानिया एंटी पाकिस्तान है, जिसपे हमने अपने उससे मौका सर दिया था? मोस्टली रमेश साहब इदारों के खिलाफ है ना, इदारों के खिलाफ है। इदारों के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी का बयानिया बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। हमारी पार्टी का बयानिया ये है कि वोट को इज्जत दो। हमारी पार्टी का बयानिया ये है
कि आप आईने पाकिस्तान का एहतराम करो, आईने पाकिस्तान को फॉलो करो। हर इदारे अपने दायरा कार में रह के अपना अपना काम करें और अवाम की जो जमहूरी हक है वो अवाम को दिया जाए। अवाम जिसको मुंतखब करे वो आए और इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। क्या मुझे बताएं इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बयानिए से हम हट गए हैं? हमारे बयानिए में क्या है? हमारे बयानिए में तो यही है ना कि आप आईने पाकिस्तान का के तकद्दुस का ख्याल रखें, उसका एहतराम करें। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाइबल डॉक्यूमेंट है। जी रमेश साहब, जावेद कौसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद कौसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा जावेद साहब, ये फरमाइएगा, आपसे रब्ता ज़रा देर बाद हुआ है, आपको जो है ना वो मैं ये बताता चलूँ कि हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन जो हैं क्या वो कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं, जो इशारे हैं, वो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि हो सकता है 2022 जो है वो इलेक्शन ईयर हो। जैसा कि ईवीएम मशीन का बनना, फिर उसके बाद उसके ऊपर वोट डाल के चेक किया जाना, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ करना, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 2022 के बजट से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई इलेक्शन का कोई आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अपने पूरे 5 साल पूरे करेगी जी। और 5 साल पूरे होने के बाद वक्त पर इंतखाबात होंगे जी। ये जो बिलावल भुट्टो साहब का हमारी तैयारी है, उनकी किस जगह तैयारी है? कल आपने देखा है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी सियालकोट में इलेक्शन हुआ है। पीपल्स पार्टी का क्या तैयारी है? पंजाब में उनका नामो निशान नहीं है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनकी क्या तैयारी है? इंशाअल्लाह ताला जब 2023 में इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें बार बार धांधली की आवाजें उठती हैं, तो उससे अपोजिशन उस पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये इनको नजर आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी और फिर इन्होंने धांधली का शोर मचाना है। अदरवाइज तो ये है ना कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बैठे मुलाकात करें, गवर्नमेंट को बार बार कह रही है कि आए कोई तजवीज़ दें कि किस तरह इलेक्शनों को साफ और शफाफ बनाया जाता है, लेकिन आपने देखा कि किसी प्लेटफॉर्म पे भी किसी जगह बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो संजीदगी का अंदाजा लगा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपने देख लिया कि हमें हमारे पास क्या दुआ है कि हम क्यों इलेक्शन पहले करवाएं, हमारे पे क्या दबाव है? अपोजिशन आज भी देखा है बिखरी पड़ी है, किसी मसले पे ये इकट्ठे नहीं है, और ये हो भी नहीं सकते कि जो कल तक एक दूसरे को चोर और डाकू कहते थे आज वो किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं? ये बस अपने अपने लगे हुए हैं और ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन 2023 में वक्त पर होंगे। जी, इलेक्शन 2023 में वक्त पर होंगे। रमेश सिंह साहब, ये फरमाइएगा, ये जो अभी जावेद कौसर साहब भी फरमा रहे थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से बात कर रहे थे कि अपोजिशन इस बात पर राज़ी नहीं है, वो तैयार ही नहीं है, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ईवीएम मशीन के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुल के खिलाफ इसकी मुखालफत की है कि ईवीएम मशीन जो वाला सिस्टम जो है हम इसको नहीं मानते। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये जो आने वाले इलेक्शन हैं इनमें कम से कम सब पार्टियां जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं इस चीज़ पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो और कोई पार्टी ये ना कहे कि इन इलेक्शंस में धांधली हुई है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मिनिस्टर साहब की, शिबली फराज साहब? जी देखिए आपने? जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ आपको रमेश साहब। अगर आपने शिबली फराज साहब की जो सुबह जो ब्रीफिंग दे रहे थे उस इलेक्ट्रोल मशीन के सामने, तो फिर आप ये सवाल ना करते तो आपको अंदाजा हो जाता कि वो जो मशीन है वो एक बहुत बड़ा बेकोसला है और एक बहुत बड़ा धांधली का जरिया है। अच्छा, मुझे आप ये फरमाइए जरा, मुझे आप ये फरमाइए कि कोई हुकूमत का कोई जो मिनिस्टर है क्या करेगी जब आपने पहले से ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि जब फॉर्म 45 की बात आएगी तो हमने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देना है, हमने ठप्पे लगाने हैं, हमने बेल्ट बॉक्सेस नए ला के रख देने हैं, हमने पुराने बेल्ट बॉक्सेस जिसमें ज्यादा वोट डले हैं नॉन लीग के हमने उठा के उनको नालों में फेंक देना है। तो भाई साहब ये बातें करने की हद तक तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या है? 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? मेरी बात सुने 2018 के इलेक्शन में हमारे रमेश साहब, मेरी बात सुने,
आपने ये फरमाया, रमेश साहब मेरी गुजारिश सुने ना, आपने ये फरमाया कि अगर मैंने सुबह शिबली फराज साहब की मीडिया ब्रीफिंग सुनी होती, अपने जो आप इलेक्टेबल्स हैं उन इलेक्टेबल्स को तोड़ के, धमका के, डरा के अपने साथ मिला लेते हैं, तो बेसिकली ये इसमें भी तो आए ना। रमेश साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी पूरी टीम किधर गई? आज इमरान खान साहब के दाएं बाएं कौन है? पीपल्स पार्टी के फॉर्मर जो मिनिस्टर थे वो है उनके साथ, मुशर्रफ दौर के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे वो है उनके साथ, इनके अपने साथी तो 3 या 4 है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिलनी थी, हुकूमत मिल गई। रमेश साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मेरी आवाज आपको नहीं आ रही क्या? जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। आप ये फरमा रहे थे कि अगर सुबह मैंने शिबली फराज साहब की मीडिया ब्रीफिंग सुनी होती तो मैं ये सवाल ना करता। जी तो उसका तो मैंने उसके बाद बड़ी लंबी मैंने आपके सामने पूरी अपनी अर्ज बयान, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैंने आपको 1-2 बार इंटरप्ट किया, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। आप ये फरमा रहे थे कि मीडिया, आप मुझे सिर्फ इतना फरमा दीजिए कि कोई हुकूमती वजीर मीडिया पे आके ये कहेगा कि हमने ये जो काम किया है इसमें ये नुक्स है। आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैंने उनकी मीडिया ब्रीफिंग सुनी होती तो मैं आपसे ये सवाल ना करता। मेरा आपसे एक मासूमाना सा सादा सा सवाल था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसमें क्या बुराई है कि अगर एक बंदा आके अपना थंब इम्प्रेशन देता है उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करता है, तो इसमें क्या एक बुराई है? ना तो वो हैक हो सकती है ईवीएम मशीन, ना इसमें कोई और नुक्स है। लेकिन आप ये फरमा रहे थे कि मैंने अगर शिबली फराज साहब की वो मीडिया ब्रीफिंग सुनी होती तो मैं आपसे ये सवाल ना करता। ये मुझे ज़रा थोड़ी सी वजाहत दे दें कि इसमें क्या ख़राबी क्या है ईवीएम मशीन में? ओके, वो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आपको जवाब उसका, वो जो सहाफ़ी वहाँ पे सवाल कर रहे थे ना, आपको वहीं से जवाब मिल जाता है कि उसके अंदर क्या खराबी है जी। तो ये जब बहुत सारे सहाफ़ी इकराम ने सवाल किया तो उनके जवाब उनके पास नहीं थे, और वो आधा तीतर आधा बटेर थी। आधी वो मैनुअल है और आधी वो जनाब इलेक्ट्रॉनिक है। और उसके बाद मसला सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता ना। मसला तो अगर आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो फिर आप उसके लिए पूरा एक जामे पॉलिसी लेके आए। जो आप प्री पोल रिगिंग करते हैं, जो आप इलेक्टेबल्स को एक रात पहले डरा के धमका के जिनको टिकट इशू होता है आप उनको अपने पास ले जाते हैं। फिर फॉर्म 45 एक ही जब बारी आती है पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने देते। फिर रात को आपका सिस्टम कोलैप्स कर देता, आपका सिस्टम नहीं बैठ जाता। दिन के टाइम आप धौंस से किसी ना किसी तरीके से आप पोलिंग एजेंट्स को मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं जाने देते। तो अगर आप पुरानी बातें हैं रमेश साहब, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी माजी में हो चुका है। ये इसको छोड़ दें। हम नई इस्लाहात की बात कर रहे हैं कि अगर अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ तावन करे, अगर वो एक पेज पे आके बैठें, इस चीज़ पे, इस मसले पे बात करें तो ये मसला हल हो सकता है, ताकि कोई भी आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये ना कह सके कि धांधली हुई है। हम पुरानी बात तो कर ही नहीं रहे। पुरानी अगर आप बात करेंगे 2013 के इलेक्शन में ये कहेंगे मुस्लिम लीग नून ने धांधली की, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की, इससे पहले 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने धांधली की, 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ ने धांधली की। तो ये धांधली तो हम सुनते आ रहे हैं 73 ईयर से, 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए हुए, और हम ये सुन रहे हैं। और माशाल्लाह 14 अगस्त को 74 ईयर हो जाने। लेकिन अगर हम एक पेज पे बैठेंगे नहीं, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, ऐसे तनकीद करते रहेंगे, नुक्स निकालते रहेंगे, तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म से भी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि एक जगह पे बैठना चाहिए और बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। आपका मैसेज कन्वे हो गया? जी जी, हम आपके जरिए ही, हम अपने और आपके जरिए ये करना चाह रहे हैं कि आप लोग एक जगह पे बैठेंगे, आप अपने इख्तलाफात दूर करेंगे तो ये मामला। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक जगह पे बैठना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और यही बात हम जब हमारी हुकूमत थी हम यही बात करते थे, आए बैठ के हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें। अगर तो ये ओवरऑल कोई जामिया पॉलिसी लेके आते हैं और दे आर सिंसियर, तो फिर ये ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें। फिर ये सिर्फ उस मशीन तक मुहित ना रहे। अगर ये जब तक ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और सब बातों को सुनेंगे नहीं तो उस वक्त तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे। अब मसला ये कि ये आधा तीतर आधा बटेर रखना चाह रहे हैं, उस पर हम मुतफिक नहीं हो रहे। यानी अगर आप इस चीज पे मुतफिक नहीं होते तो फिर पुराना सिस्टम ही चलेगा, वही ठप्पों वाला। नहीं, वो तो ये अगर हुकूमत सिंसियर नहीं है तो फिर हम आप क्या कहते हैं कि ये जो एक ऐसी मशीन लेके आ रहे हैं जिस मशीन में इनको चले ठीक हो गया। मुझे जरा जावेद कौसर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा ये फरमाइएगा, ये रमेश सिंह साहब फरमा रहे हैं कि आधा तीतर और आधा बटेर है ये, तो इसके साथ हम नहीं चल सकते। तो क्या ये फिर 2023 में जो इलेक्शन होंगे वो भी ठप्पा सिस्टम होगा? लेकिन जी बात यह है कि रमेश भाई जो बात कर रहे हैं
गवर्नमेंट तो इनको कह रही है ना कि बैठ के इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, गवर्नमेंट तो यही ऑफर कर रही है ना। तो इनके पास जो बेहतर तजावीज़ है इन इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, जी जावेद कौसर साहब, इनके पास जो बेहतर तजावीज़ हैं वो ये लेके आएँ और गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करें। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो नए मेहमानों के साथ और एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले एहतसाब का नारा लगाया था और ये दावा किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि इक़्तिदार में आके मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है उसको वापस लाया जाएगा और इनको सज़ाएँ दी जाएंगी, पैसा वापस लेके आएंगे मुल्क में। लेकिन नतीजा सिफ़र, 1 रुपया भी वापस नहीं आया। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एहतसाब की बात करें तो हम सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लें। 2017 में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं जो सऊदी अरेबिया के, उन्होंने एक एहतसाब का अमल शुरू किया। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने सऊदी शहज़ादों को गिरफ़्तार किया और उनसे करप्शन की लूटी हुई जो दौलत थी वो 106 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरेबिया के कौमी ख़जाने में जमा कराए। ये 2017 से लेकर 2021 तक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी ये काविश थी और उन्होंने 106 अरब अमेरिकन डॉलर जो थे वो उन शहज़ादों से वसूल करके सऊदी अरेबिया के कौमी ख़जाने में जमा करवाए। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब का नारा लगाया था, लेकिन उसके बावजूद रिकवरी सिफ़र। जिस बंदे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है वो इस इल्ज़ाम को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, ये मेरे पास क्लीन चिट है, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ। तो ये कौन ये इस निज़ाम को बेहतर करेगा, कौन इनसे लूटी हुई दौलत इन चोरों और लुटेरों से वापस लेके आएगा? प्रोग्राम के सेशन में मेरे साथ समर इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, और जहाँज़ेब साहब, मोहम्मद जहाँज़ेब साहब सीनियर तजिया निगार मेरे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जहाँज़ेब साहब ये फरमाइएगा, जहाँज़ेब साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जहाँज़ेब साहब ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इक़्तिदार में आने से पहले ये इनका मोटिव था कि एहतसाब किया जाएगा और लूटी हुई दौलत जो है उसको वापस मुल्क के अंदर लेके आया जाएगा, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं, 1 रुपये की रिकवरी नहीं है, नतीजा सिफ़र है। क्या झोल है इसमें, कहाँ पे फ़र्क है, क्या मिसिंग है? कौन ऐसा आएगा जो आके ये मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है, कहते सभी हैं लेकिन वापस कोई नहीं लेके आता, कौन आएगा ऐसा बंदा जो मुल्क की लूटी हुई दौलत जो है उसको वापस लेके आएगा? जहाँज़ेब साहब की आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। आपने बात की सऊदी अरेबिया की कि जिस तरह से उन्होंने शहजादों को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद 106 अरब डॉलर उनके कब्जे में से लिए वापस, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं कि करप्शन के जितने भी इल्जामात लगे अभी तक साबित भी हुए और हमने बड़ी ट्रांजैक्शन की रसीदें और सब कुछ देखा। स्टेट बैंक ने सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने रखा। इसके बावजूद नैब की एक बड़ी काविश के बावजूद आपकी अदालतों ने ही क्लीन चिट देनी है। जाहिर है कि मैकेनिज्म के हिसाब से आपने वो पैसा वापस लेना है। आपके पास मैकेनिज्म क्या है? निज़ाम अदलिया है। जब किसी पे करप्शन का इल्जाम लगता है तो वो अपने नैब के ऊपर प्रेशर देने के लिए वो उल्टा जो है वो जनाब अपने, अब अगर जरदारी साहब की देखा जाए कि उनके चार्जेस जो थे, उसके बाद उनकी जो फ़याल तारपुल की बात कर लें या शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें या हमजा शहबाज की बात कर लें, तो पिछले दिनों आवाम को सारा पता है कि जिस तरह से हमजा शहबाज के अकाउंट में इतने अरबों रुपए जो हैं वो आए और उन्होंने कह दिया कि यार मुझे पता ही नहीं चला कि ये किसने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। जब इतनी वाज़ेहा ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद आपको अगर क्लीन चिट दी जा रही है तो वो वजीर आजम थोड़ी दे रहा है, वो तो आपके इदारे दे रहे हैं। तो जब तक सर सऊदी अरेबिया के साथ तो पहले मुवाजना करना ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी है। एक तरफ आपका मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जब हुक्म देता है कि इस बंदे को गिरफ्तार कर लो, तो आपको पता है कि इतना प्रेशर सहाफियों का होने के बावजूद भी उसने छोड़े नहीं बंदे। जब तक पैसे नहीं ले लिए उसने बंदे नहीं छोड़े। हमने पाकिस्तान की अवाम जो है उन्होंने खान साहब को वोट ही इसीलिए दिया था कि जिसको पकड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको यकीन था कि ये बंदा ईमानदार है,
इंसाफ पसंद है, करप्ट नहीं है, ये कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन नहीं हो सका। मुझे ज़रा भट्टी साहब की तरफ जाना है। भट्टी साहब ये फरमाइएगा, ये एहतसाब का निज़ाम तो शुरू हो गया, ये एहतसाब होना भी शुरू हो गया, पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई, उसके बाद ज़मानतें शुरू हो गई और उसके बाद सब कहते हैं कि हम बिल्कुल क्लियर हैं। कौन ये पैसे वापस लाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, वैसे मेरे ख्याल से कि खान साहब ने जो एहतसाब का नारा लगाया था वो नारा तो उनका ठीक था, लेकिन जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट उनकी बनी 2018 के अंदर, तो जब उन्होंने देख लिया था कि जी मुझे जो गवर्नमेंट मिली है वो बिल्कुल ही एक अपाहिज गवर्नमेंट है कि जिसके साथ ना तो कोई कानून साजी हो सकती है और ना ही कोई दूसरा अमल हो सकता है, तो उनको चाहिए था कि जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो उसके ऊपर उनको ये पकड़ धकड़ और ये मार धाड़ और ये चोर चकारी और ये सारी चीज़ें ये करना ही नहीं चाहिए था। ये देखें, ये काम उनको तब करना चाहिए था कि जब आपको पता हो कि भाई एक तिहाई की अक्सरियत आपके पास है, अब आप कानून साजी कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है इसमें ये सारी चीज़ें, करप्शन हो गई, ये चोरी चकारी हो गई, जितने भी मामलात हैं, इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है वो निज़ाम इंसाफ है जी। ठीक है, जब तक आपका निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा तो आपने बड़ी लाइव एग्जांपल्स देखी हैं। अभी जाज़ेब साहब ने जिक्र किया कि जी हमजा शहबाज शरीफ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि जी मेरे अकाउंट में 25 अरब आया, लेकिन मैं नहीं जानता जी कहाँ से आया। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर फिर रहे हैं, उनको कानून ने कुछ नहीं कहा। हमारे साबका वजीर आज़म रहने वाले शाहिद खकान अब्बासी साहब, वो मीडिया के ऊपर आके अलन इलानिया कहते हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि जी कौन सा इलेक्शन ऐसा है कि जो धांधली के बगैर हुआ है। बिल्कुल हर इलेक्शन धांधली के साथ हुआ है। हाँ जी, हम भी धांधली के साथ आए हैं जी। यहाँ तक कहते हैं एंकर पर्सन से कि आप क्या कर लेंगे जी, मैं कहता हूँ जी हम भी धांधली से आए हैं, आप हमारा क्या कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जहाँ पे कानून होता है वहाँ पर इस तरह नहीं होता। आपने मिसाल दी सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया से बढ़ के आप चाइना की एग्जांपल लें कि वहाँ पे, अब हालांकि वो मुसलमान मुल्क तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपना निज़ाम इंसाफ ऐसा मजबूत किया कि वहाँ पर हर बंदे को पता है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है, वहाँ पे लोगों को ये पता है कि भाई हम लोग अगर करप्शन में पकड़े गए तो उसमें हमें सजाए मौत है, जिसके डर से उनको, और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। भट्टी साहब, ये सजाए मौत की आपने जिक्र किया है, ये जो सजाए मौत का कानून है ये बनाया है तो बनाया जी जी, इससे पहले कुछ भी नहीं था। उन्होंने 100 के करीब बंदों को लटकाया, उन्होंने करप्शन करने वालों को, उसके बाद ये कानून बनाया। इस कानून पे सभी ने मोहर लगाई, सभी ने कहा जी ठीक है हमें, उसके बाद से वो बेहतरी आनी शुरू हो गई और 70 करोड़ के करीब या 30-40 करोड़ के करीब जितने भी लोग थे वो गुर्बत की लकीर से उन्होंने उनको बाहर निकाला है। तो यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कौन कानून बनाएगा, कौन उस पर अमल दरामद करवाएगा और कौन पैसे वापस लाएगा। सर देखें, आपके जितने भी मामले, आप सिर्फ करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करप्शन के अलावा बहुत सारे अलमियात हैं हमारी कौम के कि जिनको ठीक होने की ज़रूरत है। कि आप देखें कि हमारे यहाँ जो अभी रिवायात चल रही हैं, आप एक फ्रूट वाले के पास चले जाएं, रेडी वाले के पास, आप गाड़ी में बैठे रहें और उसे कहें मुझे 5 किलो फ्रूट तोल के दे दो, आप घर जाके देखें, आपको उसकी ईमानदारी का पता चल जाएगा। आप टायर पंचर के पास चले जाएं, उसके जाके आप देख लें, आप ऊपर ना खड़े हों, वो आपको बता देगा कि भाई इसमें। हम लोग बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग ईमान के तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं कि हमें किसी भी कानून का तो डर रह ही नहीं गया। जिसके पास जितना सरमाया है वो खुद को उतना ही ताकतवर समझता है। जिसके पास जितना, अगर किसी के पास सरमाया नहीं है तो उसको कानून की तरफ से सजा भी मिल जाएगी, बताया भी जाएगा। देखिए, कौन सी हमारी ऐसा इदारा है कि जहाँ पर करप्शन नहीं हो रही आज। ठीक है, खान साहब एहतसाब का नारा भी लगाते थे, ईमानदारी का नारा भी लगाते थे, लेकिन अब वो एक एक बंदे के सर के ऊपर खड़े होके तो नहीं कह सकते ना कि भाई कुछ अपने ईमान का भी ख्याल करो। इसके लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको चाहिए कि दीनी लिहाज से हमारी कौम को एजुकेट करें, उनको बताएं। हम लोग दीन से दूरी हमारी एक ये भी बहुत बड़ी वजह बन चुकी हुई है। दीनी लिहाज से उलमाए कराम तो एजुकेट करते रहते हैं, वो जहाँ तक उनसे हो सकता है वो कहते रहते हैं। अमल करना ना करना ये इंसान के अपने इख्तियार में है। मेरी गुजारिश सुन लें। मुझे एक छोटी सी बात करने दीजिएगा। आप मुझे ये बताएं, आप जुमे के लिए जब मस्जिद में जाते हैं, हर जुमे वहाँ पे
कितनी मसाजिद हैं कि जहाँ पर आपके ये वाले चीज़ें आपको ओपनली बताई जाती हैं, वहाँ पर तो मसाइल ही कुछ और चल रहे होते हैं, वहाँ पे फ़िक़्ह वारियत की बातें चल रही हैं, वहाँ पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की, अब तो यहाँ तक ट्रेंड चल चुका हुआ है कि जी मस्जिदों के अंदर भी सियासत के ऊपर बात हो रही होती है। वहाँ उनके अपने मसाइल चल रहे होते हैं हाँ एक्चुअली, जी। इसलिए वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। मुझे आप ये फरमा दीजिएगा जहांज़ेब साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि अगर खान साहब एक महकमा सिर्फ पूरे मुल्क के महकमों को पकड़ते और एक महकमा सिर्फ पुलिस का महकमा इसमें इस्लाहात ले आते, इसको ठीक कर देते, तो मेरा तो ख्याल है कि 30-35 या 40% मुल्क ही ठीक हो जाना था। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर इमरान खान तो जब अपोजिशन में थे तब से ही उनका नारा ही ये था कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पर मसला उनके साथ ये है कि वो ना जब किसी काम को करते हैं ना तो वो उसके ऊपर कोई कमेटी बना देते हैं, या एक बंदा, जैसे अभी बुजदार साहब के हवाले उन्होंने किया हुआ है पंजाब, अगर सिर्फ पंजाब की बात करें, अगर जी जी चले सबसे बड़ा सूबा है, इसी के अंदर 3 साल में पुलिस के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी हमने नहीं देखी। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब का डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस वो नहीं है। वो जनाब आगे उस्मान बुज़दार साहब जाने, वजीर कानून जाने और वो पुलिस जाने, उन्होंने आईजी के साथ बात करनी होती है, वो सब अच्छा है कि खबर दे देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ये बोल देते हैं कि जी अब जनाब हम FIR नहीं काटेगा, उसकी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन निचले तबका जो आज भी ASI लेवल के ऊपर कोई उनका यही एटीट्यूड है कि वो किसी भी बंदे के पास जाके, ताजिर के पास जाके उसको बोलते हैं भाई पैसे दे या तो तुझे अंदर कर देंगे। तो ये मसला ये है कि अगर एक वजीर आजम ने अगर ये किसी महकमे के ऊपर सीरियसली उसका एहतसाब करना है या उसको ठीक करना है, रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उसमें बराह रास्त मुदाखलत बड़ी जरूरी है, जो कि मुझे नजर नहीं, 3 सालों में तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं, बराह रास्त जो मुदाखलत है वो बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब जी, ये फरमा दीजिएगा, ये खान साहब की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि जो मुल्क से पैसा लूट के बाहर लेके जाया गया है उसकी चलो एक आध किस्त ही जो है, उसकी एक आध पोर्शन ही वापस आ जाए? क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इस अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेगी? और देखें ताहिर साहब, अगर इसमें कामयाब होना होता है ना तो अब 3 साल के अंदर, 3 साल बड़ा अरसा होता है, जी तो अब तक कुछ ना कुछ रिजल्ट साहब के सामने आ चुके होते हैं। अभी तक भी हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें बेहतर इस सेंस में ज़रूर हुई हैं कि कुछ मतलब ऑफ द स्क्रीन जाके नेगोशिएट करके, कुछ जिस तरह नैब में जो रिकवरी की, कुछ 550 अरब तक उसने रिकवरी की है, ये एक मिसाल ज़रूर है कि जी माजी में कभी भी इतनी बड़ी रिकवरीज नहीं की गई हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी लोगों से डायरेक्टली मतलब उनको सज़ा दे के और उनसे पैसा निकलवाना करप्शन का, ये अगले 2 साल में भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कानून साजी बहुत ज़रूरी है। जब तक कानून साजी नहीं होगी, जब तक आप लोग इंसाफ का निज़ाम इस तरह का नहीं कायम करेंगे कि जिसके अंदर वाकई जो गुनहगार है उसको उसकी सज़ा मिलेगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आप देखें, मैं पहले भी एक मिसाल दिया करता हूँ, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। जी जी शर्जील मेमन साहब, आपके सामने उनका केस है कि चीफ जस्टिस साहब खुद उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि जी वो क्या हरकत कर रहे भट्टी हैं साहब सारे मामलात के साथ, और उसको क्या पेश कर दे। PTI के एक हैं उनके, जी जी बिल्कुल, वो शहद बन गया और शहद बन गया, बस तो और कुछ बन आप गया, मुझे शरबत बताएं बन कि गया। यहाँ पर इंसाफ की क्या तवक्को रखी जा सकती है कि जहाँ पे इंसाफ की ज़रूरत हुई। देखिए ये तो हमारी अदालतों को भी चाहिए था कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को चाहिए कि वो इस तरह की एग्जाम्पल्स सेट करें ताकि आने वाले लोगों को पता हो कि जी अगर मैं कोई ये जुर्म करूँगा तो मुझे उसकी ये सज़ा मिल सकती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही वो उल्टा हिसाब चल रहा है कि जी हर बंदे को ये पता, लिटरली आपके हमारे मुआशरे के अंदर लोग ये समझते हैं कि जी हाँ ठीक है जी, जिसके पास पैसा है वो भाई जी वो बड़े पैसे वाले ने जी, वो तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कानून भी या होना उन्होंने चाहिए। कोई कुछ नहीं कह सकता। जी जहांज़ेब साहब, आपको क्या लगता है ये 2 साल में कोई ऐसा हो जाएगा चमत्कार कि कोई लूटी हुई दौलत वापस आ जाए? सर मैं कह रहा हूँ कि शायद 20 साल भी नाकाफी है अगर यही एटीट्यूड रहा अदलिया हमारी का, क्योंकि आप जैसे समर भाई भी बता रहे थे कि सिर्फ निज़ाम अदलिया ही एक ऐसा इदारा है कि जहाँ से इनको क्लीन चिट मिल जाती है और ये लोग अपना पाक साफ होकर सामने आ जाते हैं। इमरान खान की असल में मैं एक और चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ जो कि है बहुत वाज़ह, लेकिन उसके ऊपर हमेशा हमारे जो मीडिया पर ही कुछ अरकान ऐसे हैं जो तजिया निगार ऐसे हैं जो पर्दा भी डालते रहते हैं। देखिए इमरान खान एहतसाब कर रहा है करप्ट लोगों का, जिनमें सरफराज नवाज शरीफ और उसके साथ जितनी भी सियासी दूसरी क़यादत है,
आप ये देखें कि उसका मुकाबला इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ उन सियासतदानों के साथ नहीं है, उसका मुकाबला आपके पेड मीडिया के साथ है, उसका मुकाबला आपके जुडिशरी के साथ है, क्योंकि इन सब का अलायंस बन गया हुआ है। तो सिर्फ एक नैब का इदारा लेके इन बड़े मगरमच्छों का शिकार करना सर, मुझे तो अगले 2 साल या 20 साल में भी काफी लग रहा है, अनलेस कि जिस तरह से 2014-15 के बाद मियां साहब के एक पाकिस्तान के एक मुखालिफ बयान के बाद उनका कोई उठा था और उसने सोचा कि यार नहीं यार बस बहुत हो गया, मुल्क के साथ गद्दारी बहुत होगी, अब इसको जो है ना वो बाहर करो। इसी तरह कोई जज ऐसा आ जाए, चीफ जस्टिस ऐसा आ जाए कि जो ये सोचे कि यार बस इस अपने महकमे के साथ, इस्लाम के साथ, इस इंसाफ के निज़ाम के साथ गद्दारी बहुत हो गई, अब और नहीं। सर इससे पहले ये हालात जो है ना वो ऐसे रहे। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं सर। मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स दीजिएगा, एक छोटी सी चीज़। जी जी, आप देखें, जब आपने एहतसाब की बात की या करप्शन को पकड़ने की बात की, तो जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है, उनका एहतसाब का नारा था या लोगों को ये पता था कि जी अभी ठीक है जी पकड़ दकड़ हो सकती है, इस तरह आपने देखा होगा कि माशरे के अंदर या फिर ज़्यादातर इदारों के अंदर लोग ये बताते हैं कि जी करप्शन का रेट पहले से बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है कि जी पहले जब इस चीज़ का डर नहीं था तब तो ओपनली सारा लेन देन सारी चीज़ें हो जाती थी। तो अभी जो बंदा लेन देन करता है वो अगले बंदे को बता के करता है कि भाई मैं फड़िया गया तो मेरे नाल हो सकता है। बिल्कुल, तो जहाँ पे पहले वो 5,000 में काम करता था वो 50,000 में काम हो रहा है। हाँ जी। तो ये चीज़ वो जब तक निज़ाम इंसाफ सेट नहीं होगा, जब तक वो जाके कोई कड़ी सजाएं नहीं देंगे, लोगों को एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। और भट्टी साहब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें न्यूजीलैंड देखें, जी न्यूजीलैंड को देखें, अगर हम या हम सऊदी अरेबिया को देखें, अगर हम चीन को देखें, हम मिसालें बड़ी अच्छी देखते हैं और देते भी हैं कि यार देखो वो भी तो हैं। मसला ये है कि जब हम अपनी असेंबली की तरफ देखें तो सर हमें अपने धड़े में कौन बैठा वोट आपको देगा आपकी कानून साजी के ऊपर, आपको ये नहीं पता होता। आप देखिए कितने कानून साजी के ऐसे बिल पेश हुए कि टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा है, एहतसाब सबका होना चाहिए और इंसाफ भी सबको मिलना चाहिए। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।